तो let's discuss some most important or expected questions with PYQs of chapter number 3 liberalization, privatization, globalization and appraisal. ठीक है, इसी के साथ हमारी यूनिट 1 जो है IED की वो कंप्लीट हो जाएगी, जो कि 12 मार्क्स की है। अब देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो लास्ट ईयर पूछा गया है, इंडियन इकोनॉमी हैज सर्टेन एडवांटेज व्हिच हैव मेड इट फेवरेट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन। याद आ गया कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडियन इकोनॉमी की ऐसी कुछ एडवांटेज है जो उसको फेवरेट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन बनाती है। पहला क्वेश्चन, पहली बात तो आप जरा इकोनॉमिक्स में आंसर लिखना सीखो। आपने एक स्टेटमेंट तो पढ़ ली, आपको आंसर भी आ गया माइंड में, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा आपको आंसर भी उसी तरीके से करना है। जैसे उन्होंने बोला सबसे पहले डू यू अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, तो पहले आपको इस पोर्शन का आंसर देना है, देन आपको वैलिड रीजन देने इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है, चाहे वो यस है चाहे वो नो है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यस वी अग्री विद द स्टेटमेंट, विद द गिवन स्टेटमेंट। क्यों? देन यू विल राइट द रीजंस। ड्यू टू फास्टर स्प्रेड ऑफ फास्टर मोड ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहली चीज तो आईटी सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ चुका है, तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन आ गए हैं। सर्विसेज चीपर रेट पे मिल रही थी। हमारे इंडिया के अंदर स्किल्ड मैन पावर है, वो भी लो वेज रेट पे, तो ये मेन रीजन था। तो इसी को थोड़ा सा आप एक्सपेंड करके लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया इसी के साथ ही, इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू प्राइवेटाइज प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। क्या रिफॉर्म पीरियड के बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वो अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को प्राइवेटाइज करेंगे? प्राइवेटाइज करेंगे। क्या आप इससे अग्री हो? देखो अगर हम अग्री नहीं है तो हम लिख देंगे कि नो वी आर नॉट अग्रीइंग विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज नहीं किया था, गवर्नमेंट ने उनको स्टेटस दिया था प्राइवेट सेक्टर जैसा, जैसे कि हमने वो मिनी रत्न महारत्न पढ़े वहां पे। क्यों किया? उसके पीछे रीजन था। उसके पीछे रीजन ये था कि ये जितने भी उन्होंने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को प्राइवेट सेक्टर जैसी ऑटोनॉमी दी थी, वो रेवेन्यूज इंक्रीज कर रही थी गवर्नमेंट का, तो वो क्यों ने प्राइवेट सेक्टर की तरफ डालेंगी? उन्होंने उनको ऑटोनॉमी तो दी कि वो अच्छे से अपनी मैनेजरियल और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी लेके अपने खुद के डिसीजन ले सके, प्रोफेशनलिज्म आ जाए उनके अंदर, अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सके, इफेक्टिवली कंपीट कर सके मार्केट के अंदर। तो सिर्फ इसलिए उनको स्टेटस दिया था वैसा, उनको प्राइवेटाइज नहीं किया था, सिर्फ ऑटोनॉमी दी थी। ठीक है, तो यहां पर आपने आंसर नो लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया, इंडस्ट्रियल सेक्टर परफॉर्म पुअरली इन द इकोनॉमिक रिफॉर्म पीरियड। हमने ऐसा देखा कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बिल्कुल अच्छे से काम नहीं कर पाया इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंदर। यहां पर आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहली बात, ग्लोबलाइजेशन आया भाई, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से ग्लोबलाइजेशन आया। ग्लोबलाइजेशन की वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज एंटर होने लगी। अब मल्टीनेशनल कंपनी अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर आ रही थी, अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ एट द रीजनेबल प्राइस, तो जिसकी वजह से कंपटीशन फेस करना पड़ गया हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को, और अल्टीमेटली डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड कम हो गई और इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा स्लो डाउन हो गया। यही रीजन था कि हमें इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स लाने पड़ रहे थे। नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन, स्टेट द मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो ये तो सिंपल है कि आप जहां पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की इक्विटी को बेच रहे हो प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन उन्होंने इसी के साथ दिया, दैट एग्रीकल्चर सेक्टर हैज बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रोसेस। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो अफेक्ट हुआ था। एडवर्सली मतलब नेगेटिवली। तो एग्रीकल्चर के लिए कुछ फैसिलिटीज की जरूरत है, जैसे कि अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी, पावर फैसिलिटी, रोड्स अच्छी हो, मार्केट फैसिलिटीज हो, इन सभी में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी। ठीक है, दूसरा फर्टिलाइजर के ऊपर जो पहले सब्सिडी यानी कि छूट दी जा रही थी, वो छूट हटा दी गई, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। इंपोर्ट ड्यूटीज जो थी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर वो हटा दी गई, जिससे बाहर के प्रोडक्ट्स लोग फिर से खरीदने लग गए। एमएसपी लो थी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको कम कर दिया गया, तो फार्मर्स के लिए ये एक गलत चीज हो गई, महंगी हो गई चीजें। लिफ्टिंग ऑफ द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हटा दिया आपने बाहर की चीजों पे, तो इसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो अफेक्ट हुआ। ठीक है, तो ये भी कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। इसी चैप्टर से कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, तो वो भी हमें डिस्कस करने हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आया यहाँ से, डिस्कस ब्रीफली एनी टू मेजर स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन फाइनेंशियल सेक्टर फ्रंट अंडर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। से यहाँ पर ये पूछा गया है कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स कौन से आपने इंट्रोड्यूस किए। उन्होंने पूछे तो आपसे कोई भी दो हैं, बट आपने जो भी पूरे चैप्टर के अंदर पढ़े होंगे वो आपको सारे पता होने चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है हमेशा आपसे दो ही पूछे। तो एक तो हमने यही पढ़ा था कि आरबीआई का रोल चेंज हुआ था, वो रेगुलेटर से फैसिलिटेटर हुआ, उसने आपको अलाउड किया कि आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो, मतलब
उनकी पॉलिसी मेजर्स के अंडर रह के आप अपने डेली के जो रूटीन के जो डिसीजंस हैं वो खुद ले सकते हो। पहले आपको अलाउड भी नहीं था कि आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर सको, अब आप आरबीआई के साथ बातचीत करके ये काम कर सकते हो। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाया गया, बहुत सारे फॉरेन और इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ओपन किए गए थे। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी अलाउड किया गया था कि वो भी अब एंटर कर सकते हैं। इवन यहाँ पर अगर आप अपनी ब्रांच को एक्सपेंड करना चाहते हो, अपनी बैंक की ब्रांच को, तो वो भी आप एक्सपेंड कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आपसे पूछा गया कि ग्लोबलाइजेशन के पीछे आपके क्या ऑब्जेक्टिव था। तो ट्रेड बैरियर्स को हटाना था, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना था, ट्रेड ऑफ सर्विसेज को बढ़ाना था, हमें अपने वर्ल्ड के रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन करना था, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना था, और भी बहुत सारे हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन डिसइन्वेस्टमेंट एंड व्हाई इंडिया फॉलोड द डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कैसी सिचुएशन जहां पे गवर्नमेंट अपना पार्ट ऑफ शेयर या इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में शिफ्ट करती है, ठीक है। ये डिसइन्वेस्टमेंट कितने तरीके की होती है, 3 तरीके की, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी और कंप्लीट। माइनॉरिटी का मतलब है जहां पे गवर्नमेंट अपने पास ज्यादा स्टेक रखती है, प्राइवेट सेक्टर को कम देती है। मेजॉरिटी के अंदर गवर्नमेंट अपने पास ज्यादा स्टेक रखती है, प्राइवेट सेक्टर को कम देती है। और कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पूरा का पूरा ही बेच देना, ठीक है। क्या रीजन थे डिसइन्वेस्टमेंट के पीछे, मॉडर्नाइजेशन लेकर आना था, प्रोडक्शन को इंप्रूव करना था, मैनेजरियल एफिशिएंसी इंक्रीज करनी थी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्लोबलाइजेशन, गिव इट्स फीचर। अब आप देख रहे हो ग्लोबलाइजेशन के काफी क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन ऑफ आवर इकोनॉमी विद द अदर कंट्रीज, कि मेलजोल बढ़ाना है दूसरी कंट्रीज के साथ। फीचर्स ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड सेटअप हुआ था, यहाँ पे एफडीआई को प्रमोट किया गया था ज्यादा से ज्यादा, और ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, राइट द टैक्स रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991। यानी कि टैक्स रिफॉर्म्स में हमने क्या क्या किया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स रेट रिड्यूस कर दिए गए थे क्योंकि टैक्स रेट पहले बहुत ज्यादा हाई थे। कॉर्पोरेट जो टैक्सेस थे वो भी रिड्यूस किए गए। एक्सपेंडिचर जो थे गवर्नमेंट के उसे कम किया गया, यानी कि जो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स होते हैं बेसिकली उसको कम किया गया था गवर्नमेंट के। टैक्स प्रोसीजर को सिंप्लीफाई किया था, जीएसटी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। ये की पॉइंट्स है सारे जिसकी हेल्प से आपको पूरा आंसर अपना प्रॉपर फ्रेम करना है। Why did India adopt new economic policy? क्यों अडॉप्ट की थी हमने 1991 में ये पॉलिसी? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी इनएफिशिएंटली वर्क कर रही थी, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर उसके रेवेन्यू से बढ़ने लगे थे, बीओपी में बहुत ज्यादा क्राइसिस आ रहे थे, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो थे हमारे वो फॉल होने लगे थे। तो इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। तो मैंने यहाँ पे आपको 9 क्वेश्चंस लिखवाए हैं, 9 क्वेश्चंस। अब मैं यहाँ पे आपको ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता रही हूँ कि इस चैप्टर के अंदर मेनली, वैसे तो हमारे क्वेश्चंस के अंदर काफी हद तक चीजें कवर अप हो गई है, बट मैं आपको टॉपिक्स ही बता रही हूँ जो क्वेश्चन में कवर भी हो रही होंगी और उसके अलावा भी आपको वो चीज पढ़नी है। जब आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो साथ साथ आपने टॉपिक्स भी प्रिपेयर करने, और वैसे टॉपिक के साथ आपके क्वेश्चंस अपने आप ही प्रिपेयर हो जाते हैं। क्वेश्चंस हम इसलिए करते हैं कि आपको पता चले कि एग्जाम में जो लैंग्वेज आती है वो कैसे पूछी जा रही है। तो आपको यहाँ पे क्या प्रिपेयर करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर आप जो लिबरलाइजेशन के लिए आपने रिफॉर्म्स देखे होंगे तो उन रिफॉर्म्स के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। मोटी मोटी हेडिंग्स आप लोगों को पढ़नी है हर रिफॉर्म की, 5 रिफॉर्म्स में से कोई सा भी आ सकता है, आपको उनकी सिर्फ हेडिंग पढ़ लो, अपने आप उसके अंदर का आंसर आप फ्रेम कर सकते हो। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आपको दिखा कि इंपॉर्टेंट है वो है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे टॉपिक का मतलब क्या है कि आपको इसके अंदर की सारी चीजें करनी है। देखो क्या होता है ना कि एक साल में सपोज उन्होंने फीचर पूछ लिया, अगले साल में वो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स पूछ लिए, तो यहाँ पर आपने पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है वो, और इसी के अंदर आपका आउटसोर्सिंग भी आता है, तो आउटसोर्सिंग को भी रेफरेंस देते हुए आपने वो काम करना है यहाँ पे। तो मैं अलग से तो ना लिखूं आउटसोर्सिंग टॉपिक, ग्लोबलाइजेशन में ही कवर हो जाएगा। तो प्राइवेटाइजेशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो आप डिसइन्वेस्टमेंट का जो एक टॉपिक है आप उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे कवर करनी है आपको इस वाले चैप्टर के अंदर, ठीक। अब इसके 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब जरा केस बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली, आंसर द गिवन क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द सेम एंड द कॉमन अंडरस्टैंडिंग। तो आपको यहाँ पर अपनी समझ से भी और जो आपको टेक्स्ट दे रखा है, पूरा पैराग्राफ दे रखा है, उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। सो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, वही अनसीन पैसेज की तरह। उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है स्टेट एंड डिस्कस एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आपको WTO के 2 ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने हैं। नेम एनी 2 स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन द फूड सिक्योरिटी, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं कि क्या क्वेश्चन है।
India argued the WTO to relax the rules to allow the country to export the food grains from its public stocks to the nation facing the food crisis. India can help reduce food insecurity, but there is a hesitation on the part of WTO in relaxing its rules. India's finance minister said food, fuel, and the fertilizers are the global public goods, and ensuring access of this for developing and emerging economies is critical. She also shared India's experiences including the robust gains in the agriculture production, citizen-centric food security programs, and innovative delivery mechanisms such as One Nation, One Ration Card scheme. तो इसका सोर्स लिया गया था इकोनॉमिक टाइम्स। तो अब आपको यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस बताने हैं। तो देखो, पहला है इंप्रूविंग पीपल्स लाइफ। यहाँ पे देखो, जरूरी नहीं है कि आप ऊपर के पैराग्राफ से ये आंसर लिख रहे हो, आप अपने हिसाब से भी जो भी आपने पढ़ा है WTO के बारे में आपने भी पढ़ा है तो अपने आप भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि पहला आंसर है इंप्रूविंग द पीपल्स लाइफ्स, यानी कि WTO का मेन गोल यही था कि हमें लोगों का वेलफेयर करना है, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करनी है, रियल इनकम को बढ़ाना है और ग्लोबल ट्रेड को यहाँ पर इंक्रीज करना है अपने वर्ल्ड के रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हुए, ठीक है। दूसरा क्या है, नेगोशिएटिंग द ट्रेड रूल्स। अब यहाँ पे ट्रेड रूल्स बनाए गए हैं, तो WTO ने यहाँ पे कुछ रूल्स बनाए हैं जिससे कि ट्रेड में आने वाले जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको रिमूव किया जा सके। जो भी कंट्रीज ट्रेड बैरियर्स को फेस कर रही है वो उनको हेल्प करेगा और उसके अलावा उनके लिए मार्केट ओपन करेगा। WTO के जो रूल्स हैं वो ट्रेड बैरियर्स को सपोर्ट नहीं करते, मतलब वो मेंटेन किए जा रहे हैं ट्रेड बैरियर्स के लिए। वो जो रूल्स हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम बिल्कुल आपको आजादी दे देंगे, हमें मेंटेन करके रखना है, ठीक है। आप इसके अलावा भी कोई भी दो पॉइंट अपने पास से भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब बेसिकली केस बेस्ड क्वेश्चन ऐसा है कि बस ठीक है, नाम का कह सकती हूँ मैं, लिखना तो आपको खुद से ही है इसके अंदर। दो स्टेप जो इंडिया फूड सिक्योरिटी जिससे आप स्ट्रॉन्ग कर सकती है, तो HYV सीड्स का इंट्रोडक्शन करके, MSP देकर फार्मर्स को, या बफर स्टॉक्स को क्रिएट करके। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी आपको यहाँ पे आंसर लिखने हैं, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन ये हमारा प्रीवियसली क्वेश्चन आया हुआ है तभी मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने फिर से एक और दिया है। अब इसमें क्या बताना है हमें, उसमें उन्होंने हमसे पूछा है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, इसको आपको जस्टिफाई करना है। तो बॉयंसी इन रेवेन्यू रिफ्लेक्टेड रिकवरी ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एट अ फास्टर स्पेस, यानी कि ये जो लगातार प्राइसेस बढ़ रही हैं जिसकी वजह से रेवेन्यूज हमें लग रहा है कि इंक्रीज होंगे, तो ये इसकी वजह से बिजनेस एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। तो लेट्स सी कि क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा जो पैराग्राफ है वो क्या कहता है। GST collection rose almost 20% in April 2022 to reach a fresh height of nearly 1 to 7 lakh crore, pointing to a continuously buoyancy in revenue due to higher economic activity and the tighter regulation. For the first time, the gross GST collection crossed 1 to 5 lakh crore mark. Total number of e-way bills generated in the month of March was 7 crores. Which is 13% higher than 6 to 8 crores e-way bills generated in the month of February, which reflects a recovery of business activity at a faster pace. So during April, 1 crore GST returns were filed. The filing percentage of GSTR3B in April 2022 was 84.7% as compared 78.3% in April, ठीक है। तो अब आपको इन क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहले तो यही कि क्या जीएसटी कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, बिल्कुल, क्योंकि आपको ही पता है कि जीएसटी को बहुत सारे टैक्सेस को रिप्लेस करके जीएसटी आया ताकि एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन सिस्टम आए हमारे यहाँ पे। ये एक वैल्यू एडिशन टैक्स की तरह यूज किया जाता है, यानी कि हर एक स्टेज पर आपको जीएसटी को यहाँ पर कैलकुलेट करना होता है सिर्फ वैल्यू एडिशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई है कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा था कि किस तरीके से रिकवरी हो रही है बिजनेस एक्टिविटीज के एट अ फास्टर स्पेस, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू अर्निंग में और इकोनॉमिक ग्रोथ, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो सिंपल सी बात है कि इकोनॉमी फास्टर ग्रोथ अचीव करेगी कब, जब टैक्स रेवेन्यू बढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू टैक्स होता है, तो जितना ज्यादा टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा उतना ज्यादा इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। तो बस टैक्स बुओयंसी यही एक्सप्लेन करता है कि क्या चेंजेस होंगे गवर्नमेंट के टैक्स में जिसकी वजह से रेवेन्यू की ग्रोथ बढ़ेगी और जीडीपी के अंदर चेंजेस आएंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको यहाँ पे इस वाले चैप्टर के अंदर प्रिपेयर करने हैं। केस बेस्ड स्टडीज भी केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो वो भी प्रिपेयर करने चाहिए, ठीक है।